तो हम स्टार्ट करें मोशन प्लेन। दो टॉपिक्स हैं इसके, एक तो है वेक्टर्स और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्पेलिंग होती है प्रोजेक्टाइल? एक तीसरा भी है इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है हमें। वेक्टर्स में हमारे पास 2 पार्ट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे मेनली क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी सीखते हैं। एडिशन में 2 लॉज आते हैं हमारे पास, एक है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो मेनली चैप्टर का ओवरव्यू यही है कि वेक्टर के 3 चीजें पढ़नी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये जो 2 हिस्से हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का और जो एक हिस्सा है एडिशन का। ठीक है, देन प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीज आती है हमारे पास में, एक आता है हमारे पास एंगुलर और दूसरा आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर से। कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहली बात, वेक्टर। वेक्टर होता क्या है? पता है किसी को वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है दक्षता? मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, और वैल्यू मतलब नंबर। 1 2 3 4 5 6। मेरा वेट 50 किलो, 50 मैग्नीट्यूड किलो यूनिट। मैं चल के आया 5 किलोमीटर, 5 मैग्नीट्यूड किलोमीटर यूनिट। मैं चल के आया 5 किलोमीटर नॉर्थ में, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और नॉर्थ की डायरेक्शन भी है। तो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे ना, तो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। जिंदगी में 3 एक्सिस होती है मेरे पास, एक होती है वाई, एक होती है एक्स, और एक ऐसे जैसे मेरे मार्कर है ना, भी ऐसे बाहर निकली हुई होती है। ये कौन सी है? जेड। तो वाई, एक्स और बाहर की साइड जेड। अब यहाँ इस पे बोर्ड पे बाहर तो निकल सकता है लाइन में, तो इसको मैं टेढ़ा बना देता हूँ ऐसे। तो तीसरी एक्सिस कौन सी होगी? जेड। असलियत में मतलब क्या है इसका कि बाहर की साइड निकली हुई है, आउट ऑफ द प्लेन। यहां पर इसको मानते हैं हम आई कैप, इसको वेक्टर्स में बोलते हैं जे कैप और इसको बोलते हैं के कैप। इस कैप का मतलब क्या होता है धीरे धीरे वो सीखेंगे हम। यहां पर अगर मैं माइनस आई बोलूं तो क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। माइनस जे बोलूं तो माइनस वाई, और माइनस जेड बोलूं तो पीछे की साइड जाएगा। अभी यहाँ बाहर निकल रहा है बोर्ड से, जब पीछे ऐसे निकल जाएगा उसको माइनस जेड बोल देंगे। ठीक है, तो प्लस और माइनस का फर्क है। मतलब कि सीधा आया तो पॉजिटिव और उल्टा क्या आता? नेगेटिव। ठीक है,
तो डायरेक्शन से रिलेटेड तो बातचीत होगी हमारी। अब धीरे धीरे वेक्टर्स के टाइप सीख लेते हैं। वेक्टर क्या होता है समझ गए? ठीक है, सबसे पहली चीज सीखनी है हमको कि वेक्टर को डिनोट कैसे करता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0, 0, 0। 3 0 क्यों बोले? x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। ठीक है, मैं कहीं पर हवा में एक पॉइंट कंसीडर करता हूं P। मान लो ये मेरे रूम का कोन है, मैंने यहां से ऐसे एक P पॉइंट मान लिया यहां पर। ठीक है, अब P क्या कुछ x में है? क्या कुछ ऊपर भी है? तो x भी है और y भी है, जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है उसका? z। तो इसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z। अब मैं जब O से P तक मूव कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या होगी मेरी? O to P। तो इसके पास एक तो आई इसकी पूंछ और एक है इसका सर। इसको बोलते हैं इसका हेड और इसको बोलते हैं इसकी टेल। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर क्या बना है यहां पर? ओपी वेक्टर। ओ से पी का है ना, इनिशियल टू टर्मिनल यानी फाइनल। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? एक्स। एक्स कौन सी डायरेक्शन होती है? कैप में क्या बोलते हैं इसको? आई कैप बोलते हैं। तो एक्स कहां पर है? एक्स एक्सिस में आई कैप। वाई कहां पर है? वाई एक्सिस में जे कैप। और जेड बोल रहा हूं बाहर की साइड है, तो जेड के कैप। तो यहां पर हमने एक वेक्टर को बनाना सीख लिया। ठीक है, और इसी चीज को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत? अगर मैं ओरिजिन से चल के किसी पॉइंट तक जा रहा हूं, वहां जो भी वेक्टर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। कोई समस्या? एक काम करना, इनकी ना फोटो खींचते रहना। अगर नोट करने का टाइम ना मिले, फोटो खींच लेना, बाद में शेयर कर लेना, नोट्स बना लेना। कोई दिक्कत? दूसरी चीज, अभी मैं चल रहा था, मैं चला कहां से? चलना स्टार्ट कहां से करा था मैंने? ओरिजिन से ना। तो उसको क्या बोला मैंने? पोजीशन वेक्टर। अब मैं ना सेम एक्सिस पर, यानी मैं वही 3 एक्सिस बना रहा हूं, एक्स, वाई एंड जेड, आई, जे एंड के कैप। मैं बोल रहा हूं अब की बार मैं ओरिजिन से नहीं, मैं ऑलरेडी कहीं एक्सिस पर किसी पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर था और मैं जा रहा हूं बी पॉइंट तक। तो अब की बार तो ओरिजिन से नहीं चला। दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट हो, हर किसी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे ओरिजिन पे क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं मानता हूँ x1, y1 और z1। यहाँ का x2, y2, z2। ठीक है, तो अब की बार वेक्टर को कैसे लिखेंगे? अब की बार लिखेंगे कहां से कहां जा रहे हैं? ए से लेके बी तक। हमको लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते थे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्टेप्स करते थे। तो वही काम यहाँ करना है। ये डिस्टेंस ही तो है, मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बस z2 के साथ भी कर देंगे वो काम। बट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? वेक्टर को कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। फर्क समझ गए? हमने पहले भी सेम चीज लिखी है और अभी भी मैंने सेम चीज लिखी है। कैसे? पहले x माइनस कितना किया था मैंने? 0 0 0, तो उसको शो नहीं किया। अभी भी वही कर रहा है, बाद वाला माइनस पहले वाला। हाँ, उसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अभी मैंने वेक्टर लिखा है। अभी इसके पास दोनों चीजें, डायरेक्शन भी है, आई कैप भी है ना, और मैग्नीट्यूड भी है। अब मान लो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें। मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने? क्या होता है? वैल्यू।
5 चला, 6 चला, 7 चला, कितना चला। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां पर निकालना ओपी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है 2 डंडे। यहां पर निकालना होगा मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब भाई 2 डंडे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कितना है, 0 है ना। तो यानी कि सिर्फ इसमें मैं कर सकता हूं ऐसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने किसी वेक्टर को निकालना भी सीख लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया, ठीक है। तो ये नीचे वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर और ऊपर वाला है हमारे पास वेक्टर क्या होता है, समझ गए। अब जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा हूं ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ओरिजिन से मूव कर रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें कुछ बस मेन फॉर्मूला नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी किसी को फोटो खींचनी फोटो खींच लो। ओके भाई, नोट। शांत। तो हमने 2 चीजें सीख ली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, और बेसिक वेक्टर होता है क्या, ठीक है। फर्दर इसके कुछ टाइप्स और हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मान लो मैं सिर्फ 2 एक्सेस बना रहा हूं अभी, एक्स एंड वाई, और इस एक्स को मैं थोड़ा सा खींच देता हूं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 0 से चला 1 तक, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, वैल्यू कितना चला, 1 चला। कहां चला, 1 आई कैप। जब मैं आई कैप के साथ 1 को लिखूं ना लिखूं कुछ फर्क पड़ता है, 1x बोलो या x बोलो, मतलब तो वही है ना। तो मैं सिर्फ इसको आई कैप बोल सकता हूं। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1। यहां से हमको एक बहुत अच्छी चीज पता चली कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1। ऐसी मैं 1 चलूं जे में, जो जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, मैं चला कितना कितना 1 चला, कहा आई कैप में, अब भी आई कैप है। मैग्नीट्यूड कितना है, हमेशा हमेशा किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 1। तो हमने एक टाइप सीख लिया अभी, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। एग्जाम्पल, आई कैप
जे कैप या फिर के कैप, सबका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जरूरी थोड़ी आई जे के ही हो, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना ही रहेगा 1। और इसको पहचान कैसे रहे हैं, जब भी मैं बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर तो मैं उसके सिर पे एक टोपी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैग्नेट अगर मैं बोलना है यूनिट वेक्टर, मैं बोलता हूँ ए वेक्टर है तो क्या लिखूंगा ए कैप, बी वेक्टर है तो बी कैप, ए बी वेक्टर तो ए बी कैप। ठीक है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए मान लो मुझे ए वेक्टर का निकालना है तो ए कैप निकालना पड़ेगा। जो वेक्टर है ना उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाता है उसका यूनिट वेक्टर। ये किस काम आता है, जो ये वेक्टर है ये बताता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए कौन काम आता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जल्दी से कर लो जो नोट करना है इसमें आपको। चलिए जाओ, सभी जा रहे हैं, ये रखिए भाई। हाँ जी, ऊपर अगर जो वेक्टर की वैल्यू है ना उसको मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका कैप निकल जाएगा। एग्जाम्पल, मान लें मेरे पास कोई भी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 के कैप माइनस 3 जे प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मुझको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मुझे ए कैप फाइंड करना है ना। उसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, तो वेक्टर, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमेशा वैल्यू साइन के साथ उतारनी होती है, बट माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी बन जाना है वो। ठीक है, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना, √14। तो मैग्नीट्यूड पर चल गया √14। इसका कैप निकालूंगा, कैसे निकलेगा, वेक्टर को डिवाइड करना उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर क्या था, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, डिवाइड किसे कर दिया, √14 से। अब जो ये √14 है ना इसको मैं सेपरेट कर दूंगा सबके साथ में, जैसे कि 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस सॉरी माइनस 3/√14 के कैप। तो ये क्या फाइंड हो गया मेरे पास, यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, इसका जब तुम मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना वैल्यू कितनी आएगी, 1 चाहे कर लेना। ऐसे फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर के कैप को। ये क्या बता रहा है मुझे, ये कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के बारे में। ठीक है, पर इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। समझ गए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, बाकी टाइप से बहुत सारे हैं बट वो एग्जाम में नहीं आते। यहां पर तुम एक और चीज देखोगे, मैं इसको भी क्या बोल रहा हूं, आई कैप, इसको भी क्या बोल रहा हूं, आई कैप। एंड अगर यहां पर हो तब भी कितना है, आई कैप। मतलब अगर मैं बोलूं ये वेक्टर की वैल्यू आई कैप है तो ये भी क्या है, ये भी क्या है। मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं ना, तो मेरे पास एक वेक्टर यहाँ है, मैं उसे उठा के यहाँ रख दिया, तब भी वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं वेक्टर को किसी भी प्लेन पर कहीं भी मूव कर सकता हूँ उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, कर लो जो नोट करना है।
मैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप एक्स वाई जेड क्यों बोलता हूँ समझ गए? क्योंकि कैप क्या होता था डायरेक्शन के बारे में, आई कैप किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एक्स एक्सिस की, जे वाई की एंड के जेड की। नेक्स्ट छोटे मोटे टाइप्स पढ़ लेता है। एक टाइप है इसका नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। जैसे कि मैं एक पॉइंट ए से ए मूव करा, मैं एक पॉइंट ए पर हूं और मैं ए से ए पर ही मूव कर गया, तो चला मैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है? तो है तो वेक्टर ही, मतलब लिखना पड़ेगा, बट उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। इमेजिनरी है, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है। दूसरा टाइप ऐसी, मैं बोलता हूँ इमेजिनरी, मन मन बना दिया, ए से ए भी मूव कर रहे हैं। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, ये तो बता पाओगे शायद। क्या भाई? नहीं आते, बट तुम्हारे एग्जाम के एमसीक्यू के ऑप्शंस थे। पिछले वाले पेपर में आया था जैसे। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम। मैं दो वेक्टर बना रहा हूं, ओपी एंड ओक्यू। दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक ही इनिशियल पॉइंट से आए ना, कहीं से हो सकता है, मैंने ओरिजिन से बना दी है। अभी जो मैं बनाऊं ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर है ना? दोनों कैसे हैं? पोजीशन वेक्टर तो है ही, उसके अलावा को इनिशियल वेक्टर भी है। ठीक है। को इनिशियल क्या होगी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अगले हैं कोप्लेनर। पीएलए नहीं आ रहा था ना। कोप्लेनर क्या होंगे? जो सेम प्लेन पर है। जैसे कि मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं 2 मीटर चला, मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ में चला हूं, डायरेक्शन भी है, तो मैं यहां से 2 मीटर चला हूं नॉर्थ में, तो 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तारुषी भी मैं यहां से चला 2 मीटर नॉर्थ में, मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। अपूर्वा वहां से चल के आई 3 मीटर साउथ में, यहीं पर चली। जमीन तो सेम है ना जहां पर चल रहे हैं। जमीन मतलब इसमें एक आ रही है एक्स एक्सिस, दूसरी क्या आ रही है? जेड एक्सिस। दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बन जाता है। अगर दो वेक्टर सेम प्लेन पे आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि मैं भी चल रहा हूं तो मेरा वेक्टर भी यहाँ है, वो चल के आई उसका वेक्टर भी यहाँ है। डायरेक्शन इधर उधर कहीं भी हो, कितना भी चले, बट रहे एक ही प्लेन पर। जैसे कि इस प्लेन पर एक्स और वाई है ना ये, तो इस पर मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, सारे इसी पर बना रहा हूं ना, तो सारे कैसे होंगे? कोप्लेनर। बहुत बढ़िया। तो को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पर हो उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। तो वेक्टर्स का जो प्लेन है वो सेम रहेगा। ठीक है। अगला है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होंगे? जो एक के ऊपर एक हो, मतलब एक वेक्टर पे दूसरा वेक्टर है, ओवरलैप कर रहे हो जो। ठीक है। को इंसिडेंट। ठीक है। इनका एक और नाम भी होता है, इनको वो बोलते हैं, हमें दिमाग में नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं। कोइंसिडेंट वेक्टर क्या होंगे? जो एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर क्या हो रहा हो? इंसिडेंट हो रहा हो। ब्लू से बोल रहा हूं एक वेक्टर ए वेक्टर है एंड रेड में एक वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों एक के ऊपर एक है ना, तो ये कौन सा वेक्टर है? कोइंसिडेंट वेक्टर। इस कंडीशन याद है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती थी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस, उसकी कंडीशन होती थी a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to
C1/C2, यहाँ भी सेम चीज फॉलो होती है। A1 B1 C1 क्या, जो A वेक्टर के XYZ होंगे वो A1 B1 C1, B वेक्टर के XYZ A2 B2 C2, तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपके एग्जाम में वैसे नहीं आता, डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, बस प्रोपोर्शनल होंगे। क्या बोल रहे तारुषी? कोई इनिशियल पॉइंट सेम होता है, इसमें जरूरी नहीं है। मान ले ए वेक्टर जो बी वेक्टर मान ले इतना है, बट अभी भी एक के ऊपर एक है ना, तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अगला है इक्वल वेक्टर। भाई वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। तो यहां पर इक्वल कब होगा कोई वेक्टर? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। जैसे कि मैं चला 2 आई कैप में, चाहे ये यहां पर चले 2 पर चले आई कैप में, इससे पीछे चल रही है ना, पर 2 चली वो भी आई कैप में, दोनों वेक्टर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अगला है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव मतलब, मैं चला यहां 2 आई कैप में, वो वहां से आई 2 आई कैप में, बट वो इस साइड आई माइनस आई में, मैं गया प्लस आई में। तो यहां पर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जो एक वेक्टर है दूसरे का माइनस टाइम्स होगा। ए का और बी का वैल्यू तो सेम होगी, बस डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। आपके वेक्टर इतने इधर टाइप्स बताऊं तो नेक्स्ट है, ये वेक्टर्स खत्म हो गया हमारा यहां पर, इसका एडिशन है अब, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन। अगला एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन के लिए हमारे पास 2 लॉज है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉज में फर्क क्या है? दोनों लॉज बताते हैं, जो पहला लॉ है वो बताता है कि अगर एक वेक्टर, ये है कोई वेक्टर ए वेक्टर और ये है कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की जो है ना टेल, अगर हेड टू टेल ज्वाइन होता है इसको बोलते हैं ये सेम ऑर्डर में है। ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे मान लो, ठीक है, तो ये क्या है? सेम ऑर्डर में है। अगर 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में है और हमको ऐसा लग रहा है कि ये 2 साइड ऑफ ट्राइंगल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या लगेगा मुझे? एक ट्राइंगल बन गया। तो ये 2 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, या 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो तीसरी साइड बनेगी वो क्या डिनोट करेगी? रिजल्टेंट। 2 + 5 7, तो 2 एक वैल्यू है, 5 दूसरी वैल्यू है, 7 क्या उसका रिजल्टेंट है, मतलब कि दोनों का सम। तो रिजल्टेंट क्या है? ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। अब हमको शो करना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं यहां पर जो ये बी वेक्टर है, बताओगे ये क्या है? बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इतना, मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस साइड वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड, इस साइड पर है वो तो बात अलग है ना, मैं सिर्फ इतनी वैल्यू की पूछ रहा हूं, इतना मतलब क्या डिस्टेंस है उसका, तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यह है बी वेक्टर। मैं यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे कि जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये इस चलती हुई साइड को मिला दे। एक बात का ध्यान देना, यहां पर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर एक टर्म आती है, एंगल मतलब दोनों के बीच का एंगल,
ध्यान देना जहां वो आगे बढ़ रहा है ना, अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है तो एंगल ये नहीं होगा, ये आगे बढ़ रहा है और ये ऐसे है, तो इसको आगे बढ़ाओगे और तब एंगल बनाओगे, ठीक है। तो एंगल ये होगा ना कि ये, मतलब जिस डायरेक्शन डाउट है? मतलब ये जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में बनेगा। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, इतना हम पढ़ चुके हैं, मैं उस चीज को दोबारा नहीं बता रहा। अगर ये बी है तो टेढ़ी चीजों के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक थीटा के साथ वाला, एक थीटा से अपोजिट वाला। थीटा के साथ में बी का कॉस थीटा, ये इतना डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड है, तो मैंने वेक्टर नहीं लगाया ऊपर। अगर मैं खाली बी लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा तब भी मैग्नीट्यूड, और सिर्फ ऐसे लिखूंगा तो वेक्टर। तो ये क्या मैग्नीट्यूड है, ये कितना होगा बी का साइन थीटा, थीटा के सामने साइन, थीटा के साथ कॉस। अब यहां पर मैंने बोला है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने, तो ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने पी क्यू आर एस। तो इन ट्राइंगल पी क्यू पी क्यू एस, पी क्यू एस, मैं इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। बताना पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो पी एस है वो क्या है, रिजल्टेंट है ना, मैं उसके वेक्टर को नहीं समझ रहा, मैं उसका वैल्यू पूछ रहा हूं, इतना डिस्टेंस कितना है, तो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, वैल्यू होगी। तो सिर्फ मैंने आर लिखा है ना कि आर वेक्टर है, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, वो थोड़ा ज्यादा लेंथी सा बन जाएगा मेरे लिए, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं। आर ऊपर क्या है स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा, और सिर पे कौन बैठा है क्यू एस की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या इसको ऐसे लिखूं, ये स्क्वायर हटा दिया, रूट चढ़ा दिया ना अभी थोड़ा, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिखूं, ये मैं डिस्टेंस पूछना चाह रहा हूं यहां से यहां तक का, ये वाला, तो ये ए का डिस्टेंस मतलब ए का मैग्नीट्यूड, अरे बी का डिस्टेंस तो बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, सिर पे कौन बैठा है स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर हटा के ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है। यहां पर रूट प्लस माइनस के साथ आता है मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें तो, परंतु ये डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और माइनस वाले लिए नहीं लिखी है। स्क्वायरिंग सॉल्व करनी आती है आपको, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो बी है ना उसका बी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, तो मैं पहले लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से तो रिजल्टेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमने मैथ्स में पढ़ा इसकी आइडेंटिटी होती है बन के इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो आ जाती है रिजल्टेंट की वैल्यू। तो एक तो आता है इसमें रिजल्टेंट फाइंड करने को, दूसरा डायरेक्शन। जब मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करूंगा तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं मतलब कि एक वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पर है, इसको मान लिया मैंने क्या अल्फा एंगल, तो यहां से रिजल्टेंट इतने एंगल पर अल्फा एंगल पर, तो इसका tan फाइंड करते हैं। तो tan अल्फा, tan का वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कौन बैठा है अल्फा के सामने, अब मैं सिंपल लिख रहा हूं पी क्यू, और बेस क्या है इसका पूरा क्यू एस, जो पी क्यू है किसके इक्वल है बी साइन थीटा, और जो क्यू एस है वो किसके इक्वल है ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि जो डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं अभी, बेस का डिस्टेंस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ठीक है। तो बन जाता है tan अल्फा, और जब मैं प्रॉपर अल्फा निकालना चाहूंगा तो मैं tan को देता हूं, वो होता है tan इनवर्स।
ये आ गई डायरेक्शन। तो यहाँ फाइंड करा हमने मैग्नीट्यूड और वो फाइंड कर लिया हमने डायरेक्शन। जरूरी है मेरा के 20 में थीटा और ये वो कैसे ना रखते हो जैसे अल्फा की वैल्यू तेरे को 60 कैसे ही करते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इनवर्स को तब ले जाता है, मान ले तेरा 5/6 बन रहा है और मुझे नहीं पता 10 में 5/6 वैल्यू कब आती है, तो 10 इनवर्स 5/6 लिख के छोड़ दूंगा। अगर मान ले तेरा आया यहाँ पर 1, तो 10 1 कब आता है 45 पर, तो सिंपल लगा। जल्दी से फोटो खींच लो, जिसको फॉर्मूला नोट करना है फॉर्मूला नोट कर लो। दिखा सकते हो यार, पर टीचर से पूछ लेना, करवा कर देना। डेफिनेशन इसकी यही है कि इफ टू वेक्टर्स represents two sides of a triangle in same order, then the resultant will represent, then the third side will represent the resultant in opposite order. अगर दो साइड रिप्रेजेंट, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड ऑफ ट्राइंगल को इन सेम ऑर्डर, तो जो उसकी थर्ड साइड होगा रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को इन ऑपोजिट ऑर्डर। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अगला करना है हमको पैरेललोग्राम लॉ। यह है एक वेक्टर ए वेक्टर, अब की बार दो एडजेसेंट साइड्स होंगी, यह है उसकी दूसरी साइड यानी दूसरा वेक्टर। अब अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें साइड्स अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। तो मैं इस ए के पैरेलल एक साइड और बना रहा हूं, और बी के पैरेलल एक साइड और बना रहा हूं, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। यहां पर क्या है, जो दो वेक्टर हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन अपोजिट ऑर्डर, टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक है। तो when two vectors are representing two adjacent sides of a parallelogram in opposite order, then their diagonal will represent the resultant, ठीक है। तो रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसमें क्या होगा, यहां से ट्राइंगल लॉ जैसा सब कुछ सेम दिखेगा, ये भी है तो ये भी कौन है, और ये भी है तो इसको एक्सटेंड करूंगा, ये क्या बनेगा थीटा, ये बी का साइन थीटा और ये बी का, और ये ट्राइंगल को नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू आर एस में वही अप्लाई करा, सब कुछ डेरिवेशन सेम, कोई काम नहीं है, सब कुछ सेम है। तो यहां पर हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल भी और पैरेललोग्राम भी। डेरिवेशन दोनों की सेम है परंतु डेफिनेशन दोनों की अलग है एंड डायग्राम दोनों का अलग है इनिशियली, बाद में सेम हो जाता है। हाँ, उसमें थर्ड साइड है। मैंने आप लोगों को मॉड्यूल दिया है, हम लोग मॉड्यूल किसको नहीं मिला, तुम दोनों लेट आए हो।
यार ये रख दे, बंद कर लिया सोच लोगों। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आपको करना है। अब वो सारी चीज प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन वो सीखा नहीं अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में सेम और पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक्स के प्लेन में या एक्स के यहाँ ऐसे प्लेन अगर कर्व बना दूं उसके पैरेलल आ जाएं तो एक ही प्लेन में होंगे, चल तो एक्स में ही रहा, तो कैसे होता है कोप्लेनर वेक्टर। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब पता है, मोशन इन अ प्लेन, एक डायमेंशन ये रही और एक डायमेंशन ये रही, एक एक्सिस ये रही एक एक्सिस वो रही, इनको मिला के क्या बना, एक प्लेन बना, और मैं इस प्लेन पे चल रहा हूं तो ये क्या मोशन इन अ प्लेन, जब दो डायमेंशन में एक साथ वॉक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है मोशन इन अ प्लेन का या टू डायमेंशन का? स्ट्रेट लाइन तो एक डायमेंशन होगी, काइट फ्लाई करेगी, काइट ऐसे हवा में मान ली मैंने, यहाँ ये एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी और जेड में भी, या तीनों आ सकते हैं, बट मैं दो की बात कर रहा हूँ अभी। बर्ड फ्लाइंग, बर्ड भी ऐसे हवा में होगी, कहीं तीनों एक्सिस में होगी। तीसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल होगी ऐसे यहां से गई और यहां तक गई, तो एक तो ये एक्स में मूव कर रही है, दूसरा वाई में मूव कर रही है, तो मोशन इन अ प्लेन का पार्ट होगा, तो डी है। सेवंथ करोगे? करना, इसकी फोटो अगर क्लिक कर ली ना आपने, कर देगा। सेवंथ क्वेश्चन करो जल्दी से, इजी पीजी। आपके पास है 1 मिनट, फुर्ती में करो, ना हुआ तो फिर मैं इस तरह से करता हूँ। 1 मिनट ही है बस। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा? तीस सेकंड बचे हैं। एक ओरियो सिल्क किसने बता दिया? एक ओरियो और सिल्क चलो ठीक है, अलग अलग ले लियो। 10 सेकंड बचे हैं भाई, 1.5 मिनट पहले बात हुई थी हमारी, टाइम चलेगा ही। टाइम्स अप। चल 10 आया तो अच्छी बात है, देखते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3i कैप प्लस 4j कैप। अब तो नहीं भाई, एक ही है, एमसीक्यू में एक आंसर जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.4i कैप 0.3j कैप, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। टाइम दिया है 10 सेकंड और बोला 10 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। 10 सेकंड बाद की स्पीड पूछी है ना, पहले की दी हुई बाद वाली मतलब फाइनल पूछी हुई है, फाइनल पूछी हुई है ना, फाइनल स्पीड पूछी है और सिर्फ ऑप्शंस में वैल्यू दी हुई है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा इसके ऊपर। आप इतने समझदार होगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो इनका भी क्या यूज होगा,
मैग्नीट्यूड, और क्या इक्वेशन यूज होगी, v इक्वल्स टू u प्लस 80, इसका मैग्नीट्यूड मैंने सुन रहा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा 25, कितना 5, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.3 का स्क्वायर 0.9, कितना आएगा 0.25, कितना 0.5, ठीक है। तो हमारे पास v कितना है, ये ना हाँ, इसको u है और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो u कितना है 5, a कितना है, टाइम कितना है 5 + 5 10, अरे क्या हुआ कमल, डी है, डी है अरे ये क्या बात होती है, अब तो 50-50 पे था भाई आपने मतलब ऐसे करा है, मैंने तो ऐसे करा, देखो दिखा कैसे करा, ये मैंने सी हुआ ना मैग्नीट्यूड पुट करता है भाई, वैल्यू पुट करता है, वेक्टर की इक्वेशन नहीं है वो। अब तो तूने पलट लिया था, चल ले लियो एक और ले लियो, तो टेंशन क्यों ले रहा, अरे एक पैकेट यार है, चॉकलेट पे आगे थे भैया, तूने एक पैकेट कर दिया है, कोई बात नहीं, पैकेट में कहा था एक मिनट फ्री कह रहा था। सुनो शांत, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 5th 7th एंड 6th। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना, ए पार्ट तो कर लोगे आप, अभी करा है। स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ध्यान देना एक चीज का, जब डेरिवेशन करोगे तो वहां लिखना पड़ेगा कंसीडर 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन सेम ऑर्डर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर, बस 2 लाइन लिख देना चाहे, पर लिख देना इसके नंबर होते हैं, मन मर्जी से इंग्लिश बनानी तो इतनी तो आती है टूटी फूटी जी। दूसरा क्वेश्चन इसका इसी का बी पार्ट है, 2 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड 5 यूनिट आर टू बी एडेड, तो 2 वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10th बी पार्ट। तो 2 वेक्टर है, मैं बोलता हूँ एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 4 यूनिट्स, दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट्स। The vectors mentioned in this question make an angle of 60 degree with each other, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया 60 डिग्री। Find the magnitude and direction of the resultant vector, अरे प्रतीम फाइंड करो, ट्राइंगल लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करनी है। रूट 60 बना रही है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिख रहा हूं इसको सिंपली। अब तो a की वैल्यू 4, b की 5, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू cos 60, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये cos 60 वैल्यू कितनी होती है, ये तो हो गया 2 इंटू 20, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 16 प्लस 25 41 प्लस 20 61, तो रूट 61 यूनिट्स इसका आंसर है, जो भी यूनिट होगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b की वैल्यू कितनी है 5 sin 60 अपॉन a की है 4 5 cos 60, sin 60 कितना होता है √3/2, 5 + 5 इंटू 1/2, √3/13, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इक्वल्स टू 5 इंटू √3 5√3/2 अपॉन 4 + 5/2 है ना, बाय 2 एलसीएम ले लिया, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 + 5, 2 से 2 कैंसिल, 5/2 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, 5 इंटू 1/2 है, तो 5√3
अपॉन 13, ये आ जाएगा 10 अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 5√3/13, इतना ही छोड़ना है आपको। तो न्यूमेरिकल्स में बस फॉर्मूले पुट करने होते हैं। आपकी दिक्कत इतनी आपकी बुरी होती है कि फॉर्मूला याद नहीं है। हमको तो चैप्टर ही नहीं आता, न्यूमेरिकल तो बहुत मुश्किल होते हैं। देख लो क्या है, और ऐसे ही आते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, टैगोर के। अरे यार तुम्हारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ रखे हैं। नहीं, शायद ये अग्रवाल के एग्जाम का क्वेश्चन है। कौन सा? 8+5 एलसीएम लिया, ये 5/2 बना, 2 एलसीएम ले, 2 × 4 8 + 5। डाउट एलसीएम में, डाउट एलसीएम में। फोर प्लस 5/2 बनेगा। इसके नीचे कितना अपॉन में क्या आया? 2। अब इनको ना एक काम कर, हाँ 2 × 1 2, 2 × 4 8, 1 × 5 5। कोई दिक्कत? बताना यही था। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 1 2, 2 × 4 8, 5 × 1 5। ऊपर वालों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वालों के आपस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर कीजिए। इसका एक और पार्ट है, हाँ यही तो करना था, सी पार्ट। ये इस लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट इसी का पार्ट दे दिया। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स दिस। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर दिया आपको 2i + j, सॉरी -j + 2k -i + j + 3k। आपसे बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, यानी कि इनके सम की डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो इनका सम करना है ना, इनका सम करना है ना। इनका जो सम आएगा ना, मैं उसको लेट कर लेता हूँ, c के इक्वल आएगा। तो यानी c को लिख दूंगा a + b, किसी के इक्वल लिख पाऊं इसलिए लिख दिया मैंने c के इक्वल, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 2i - j + 2k, और b की कितनी है? -i + j + 3k। सम कर पाएंगे आप? कैसे? i वालों को i में जोड़ो, 2 - 1, अरे 2 - 1 जोड़ना है। 2 - 1 कितना होता है? i -1 + 1 0 हट जाएगा, +2 + 3 5। हम अगर दो वेक्टर्स को सिंपली ऐड करना चाहें, दीदी रुको सही, अगर हम दो वेक्टर को सिंपली ऐड करना चाहें तो उसके i में i को जोड़ते हैं, j में j को जोड़ते हैं, k में k को जोड़ते हैं। जोड़ते किसके? जो उसके साथ वाले नंबर है उनको। 2 - 1 1, -1 + 1 कट जाता 0, +2 + 3 5। बता, वो अभी मल्टीप्लाई सीखा ही नहीं हमने, उसको छोड़ दो। आई जे के हट जाता है, वो डॉट है, वो सीखा नहीं हमने अभी, उसको बात नहीं करते। तो ये सी वेक्टर आ गया, यानी दोनों का क्या आ गया? सम आ गया। इसका क्या फाइंड करना था? यूनिट वेक्टर, यानी क्या फाइंड करना है मुझे? सी का कैप फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड करते हैं? अपॉन, अब प्रति में साइड में फाइंड कर लो, सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 25 √26। तो इसकी वैल्यू कितनी है? i
प्लस 5 के अपॉन रूट 26, 1/√26i प्लस 5/√26 के। जो 0 हो गया उसको लिख सकते हो 0j, पर उसका फायदा ही नहीं है तो क्यों लिखना। इसी क्या पा गया, वहां लिखा था इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन मतलब कि जो ये कैप है क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है ना, तो डायरेक्शन ऑफ का मतलब ये था। अभी वो सारी चीज सीखेंगे बिल्कुल। अरे लिखी तो 11:30 है, क्यों टेंशन ले रहे हो। कोई बात ना, खवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। हो गया ब्रदरो। ओहो, अब कीजिए आप 16th क्वेश्चन ए पार्ट कर लेंगे। स्टेट पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फाइंड एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो सीखा था वही करना है, एनालिटिकल वगैरह कुछ भी फलाना दिखाना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree. Find magnitude. हाँ जी, ये वाला देख, 7 वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, जे नहीं है तो उसको मैंने लिखा नहीं, 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वैल्यू सॉल्व करी 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट, दो फोर्सेस को लिख रहा हूं मैं F1 रेशियो F2, इनका रेशियो गिवन है आपको 3:5, दोनों के बीच का जो एंगल है वो गिवन है, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो गिवन है, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है वो गिवन है 28 न्यूटन एंड एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो सॉल्व करना है हमको, इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ईच फोर्स का। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 3x एंड F2 की वैल्यू कितनी होगी 5x। जब भी रेशियो गिवन होता है और अलग अलग करना है तो किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है, x को, k को या किसी और को, ठीक है। अब यूज करूं अगर मैं, जैसे यहाँ पैरेललोग्राम लॉ दिया हुआ था उसके आगे दिया था, उसको यूज कर लेता हूं, यहाँ लिख दूंगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसका ब्रदर 28 का कितना होता है ये तेरे पास याद है यार, 28 का स्क्वायर 784 होता है शायद, 784 होगा। अरे अपने अपने कर लो ना तुम, नाले में खड़े हो गए दूसरे पे कीचड़ छालो। मेरे साथ 84 होना चाहिए, 784 होना चाहिए, 84 ठीक था। 784 क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, F1 की वैल्यू 3x 5x 2 into 3x into 5x into cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 ने 2 को बहुत मारा, 3 का स्क्वायर 9
5 का 25, ध्यान देना आप एक्स पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हो कभी कभी। 15 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी जा रहा था कितना 28, हाँ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ऐड करके 15, ये 40 और 39, 49 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर यहाँ से रूट हटाऊंगा आ जाएगा स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना है 784, 49 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बना दिया मैंने। अरे तुम अगर स्क्वायर ना भी करते तब भी तो हो ही जाता यार ये। 28 का स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने कैसे 49 को नीचे, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो स्क्वायर से पूरा स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28/7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 28/7 एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 28/7। हमको क्या फाइंड करना था, ए एंड यानी F1 एंड F2। F1 कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से F1 आ जाएगा हमारे पास में 3x था, 3 इंटू 28/7, एंड F2 आ जाएगा 5 इंटू 28/7। क्या ब्रदर सर पुटा, हाँ भाई 728 तो होता है ना। अरे कट ओ यार, क्या तुम मेडिकल से हो यार, सही है 4 आ रहा है। ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा, यूनिट क्या होगी फोर्स की, न्यूटन। आपको यही फाइंड करना था, कोई डाउट इसके ऊपर? देखिए 49 था, इसके ऊपर पूछ रही है, इसके ऊपर पूछ रही है 28 के ऊपर। हाँ हाँ कर तो दिया। देख जो यही टर्म थी ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, पहले ने इसको होल स्क्वायर बनाया, बाद में काटा। ऐसी है, सिम्पटम है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। अरे इस जो भी कर रहे हैं क्वेश्चन उनका लास्ट क्वेश्चन। अरे वो अपना डाउनलोड हो गया। तो कॉमेडियन होगा भाई, हमारे जान को तो रुक ही नहीं रहा। चल रहा है अभी, स्टोरेज खाली करिए, स्टोरेज खाली करिए। क्वेश्चन कर ले भाई, क्वेश्चन नंबर 20। पीने बंद कर दी। फाइंड सॉरी अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेट जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिख रहा हूं, छोड़ो ना, छोड़ो 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 छोड़ो। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है आपको 0.6 i, कैप लगा लेना साथ साथ में, 0.8 j और c k कैप। बताना किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मुझे पता है अगर ये यूनिट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है 1 होता है जी। तो कितना होता है वो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.64, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने साथ साथ ही, रूटेड किया, 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 0.100। पॉइंट के 0 लगाऊं या ना लगाऊं मतलब नहीं है।
सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1। 0.1 कैसे आया भाई, ये तो बताओ। अरे 0.100 है भाई 1 आना चाहिए था ना शायद यहाँ। वही तो कह रहा हूँ। हाँ 1 आएगा, हाँ, 0 आएगा, सीरियल 0 है। 1 आएगी। सी कितना हो जाएगा? 0। कल तो तेरी जुबान ना खुल रही। वो खुल तो नहीं रही है। कल के बाद फिर नहीं मिलेगी। हो गया भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है उनको वो है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। स्पीड बढ़ानी है, चल रही चलन में? अरे मैं प्रतिदिन पढ़ा दूंगा, समझ में आना चाहिए तुम्हारे। सुनो भाई, अगला है मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में दो प्रकार की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक को लिखते हैं डॉट से, एक को क्रॉस से। पहला सीखेंगे डॉट वाला। डॉट प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम पड़ गया है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई। इसका करना क्या है, आपको दो वेक्टर होंगे ए एंड बी। जब भी आपको करना है ए डॉट बी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ए बी कॉस थीटा के इक्वल, जहां पर थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी नहीं होगा। ए और बी के बीच का जो भी एंगल होगा ना, ये वाला, इसको बोलेंगे थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर थीटा निकाल कॉस थीटा निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ए बी को डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए एंड बी। मैं बोलूं आई और आई के बीच में एंगल फाइंड करना, कितना होगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई कितना आएगा? ऐसे ही जे डॉट जे भी कितना आएगा? और के डॉट के भी कितना आएगा? अगर मैं पूछूं आई डॉट जे बताओ भाई, जे डॉट के बताओ और के डॉट आई बताओ। मतलब आई तो ये है एक्स, और जे क्या है? ये है। थीटा कितना है? 90। कॉस 90 0। जो ये थीटा 90 पुट करूंगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मतलब कि ए डॉट बी 0 कब आता है? जब थीटा कितना हो? 90 0। तो ठीक है, तो थीटा 90, तो ए डॉट बी कितना आएगा? 0, और ए डॉट बी 0 में तो थीटा कितना होगा? 90, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर ये 0 है तो थीटा 90 होगा। ठीक है, कोई समस्या? अब कोई समस्या? मैं कभी भी ए डॉट बी लिखूं या फिर बी डॉट ए लिखूं, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, डॉट करते कैसे हैं? एक वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस के, एक दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 3j प्लस के। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? देखो करना क्या होता है हमको, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई और के को के से मल्टीप्लाई, और आई जे के की ऐसी तैसी। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये? माइनस का। तो ए डॉट बी कितना आ गया? क्या इसके साथ आई जे के कुछ आया?
नहीं आया तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू आई। ऐसी क्वांटिटीज के सिर्फ वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तक बहुत गंदे मारूंगा बता रहा हूँ। प्रोडक्ट नहीं होगा ये, प्रोडक्ट नहीं होगा ये, स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा ये। अरे तो गप मार लेना। अरे गप्पा नहीं मार रहा। तो समझ गए? और समझना है तो हमने आई आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब इसकी मैं डॉट करूंगा आई के साथ, आई डॉट आई क्या बनेगा? 1 और 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। जब आई की जे के साथ करूंगा आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, आई तो 0, आई डॉट के 0। तो ये पड़ोसी के साथ 0 बन जाता है, आई के साथ यूज होता है खाली, तो इसलिए आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आंसर स्केलर आता है, कोई यूनिट नहीं आती, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया काम तमाम। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये 90 वाली है। करली फोटो खींच ली। अगला है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अरे क्यों तशरीफ लाल करवाने वाले काम कर रहे हो तुम? शांत ना बैठ जा रहा। ए क्रॉस बी का, जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला था, क्या था? ए बी कॉस थीटा। इसका होता है ए बी साइन थीटा, पड़ोस में आता है एन कैप। ये ए बी साइन थीटा एक वैल्यू आती है, यानी मैग्नीट्यूड आता है, पर ये कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर। डायरेक्शन भी होनी चाहिए, डायरेक्शन कौन बताता है? एन कैप। ठीक है, यानी कि एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसमें तो आता है साइन थीटा निकालना हुआ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी को भेज देंगे ए क्रॉस बी के पैरों में, और एन कैप को भी कहाँ भेजेंगे? इसके पैरों में, पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसको ना लिख रहा मैं, ना लिखा। कॉस भी ऐसे निकालता, उसमें ऊपर ए डॉट भी था, ये थीटा की। इसके अलावा बताना, अगर आई क्रॉस आई करूं, आई और आई के बीच थीटा कितना है? 0। और जे डॉट जे के बीच में 0 और के डॉट के बीच में 0। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सबके बीच में थीटा 0, और बेचारा साइन 0 पे कितना होता है? और 0 इंटू समथिंग। तो इस पूरे के आंसर कितनी आएगी? cos 90 बना तो sin 0 बन गया था। सो जा। एक सर्कल याद कर लेना, इसमें लिखा होता है आई जे और के। ये तो अगर आई को क्रॉस कराऊं जे से तो क्या मिलेगा? के। तो आई क्रॉस जे इज के एंड जे क्रॉस के इज आई, और के क्रॉस आई इज जे। जो बचा हुआ आंसर आता है। एक बात का ध्यान देना कि अगर कभी भी आपके पास ए क्रॉस बी है, ये माइनस टाइम्स होता है किसके? बी क्रॉस ए के। मतलब वैल्यू क्या आएगी? सेम, बट डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट। एक बात बताऊं, बुरा तो ना हो गया, छोड़ रहे तो गुस्सा हो जाएगा शांत पर। हो गया। एक बात का और ध्यान देना, वो माइनस वाला भी तो होता है। एक बात का और ध्यान देना। कौन सी बात का?
की अगर दो वेक्टर कैसे हुए पैरेलल, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? 0। थीटा 0, मतलब कि ए क्रॉस बी भी 0। हाँ, करवा दो क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू find a unit vector perpendicular to each of the vectors, each of the vectors a plus b and a minus b। यानी कि आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर। a की वैल्यू लिखो i प्लस जे प्लस के, एंड b की वैल्यू लिखो i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि दोनों a प्लस बी और a माइनस बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और करो, परपेंडिकुलर कितना होगा? थीटा 90। करो फाइंड। यूनिट वेक्टर जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होना तब क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस अभी ना थोड़ी देर रुको, रुक जाओ, पहले क्रॉस करना सीखो। क्रॉस के मान लो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, मैं इन दो वेक्टर को यूज करके इनके क्रॉस कर रहा हूं। इसको एक और नया क्वेश्चन बना रहे हैं। तो a पता है मुझे और b पता है, कितना है? i प्लस जे प्लस के, i प्लस 2j प्लस 3k। दो वेक्टर है, मुझे a क्रॉस b करना है। जब भी a क्रॉस b करना हो तो ऐसे दो डंडे बना लो, यहां लिख दो i j और k। j के साथ चाहे तो माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो i के नीचे i वाले नंबर कितने? 1 1 1, पहले वाले के, जो भी पहले है उसके। फिर बाद में कौन सा है? b, तो 1 2 3, ठीक है। इतने में कोई समस्या? अब लिखो i।
और आई वाली जो दो कॉलम और रोज दिखे उनको छुपा लो, ये छुपा ली और ये छुपा ली, कुछ नहीं करना, ये छुपा ली। आई वाले जो दो रोज और कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम आई का, छुपा लिया। क्या बचा? बीच वाले नंबर बचे ना, इनको देखो खाली, इसको मल्टीप्लाई करना 3 से और इसको 2 को 1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस ये करना है, यानी कि क्या करना है, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, जे वाले छुपा लो, छुपाए। अब 1 को किससे करना है? 3 से, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 1, तो 3 माइनस 1। जे के साथ आता है हमेशा माइनस, ठीक है। फिर 3 माइनस 1, बाय बाय, ठीक है। अरे छोड़ दो प्लस को यार, यहां पर के वालों को छुपा लिया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 प्लस के 2 माइनस 1। हमेशा जे को माइनस कर रखना, जो करवाया करवा, छोड़ो। क्या भाई? कोई नहीं है, डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है चैप्टर आएगा मैथ्स का 12th का। यार नहीं काटेगी यार, मैम काट दिया तू, मतलब नहीं यार ऐसा नहीं करता, पर नहीं होगी। 2 1 यानी आई कैप तो ए क्रॉस बी करना सीख गए। अब हमको करना ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और था हमारा। हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब भी दो वेक्टर दिए हैं और दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़े, तो जिनके परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, पहले उनका क्रॉस करा दो। तो किसके परपेंडिकुलर फाइंड करना है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या करवाना पड़ेगा? क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस। तो भाई सुनो, तो ए प्लस बी फाइंड करो पहले। तो कितना होगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। फिर ए माइनस बी फाइंड करो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, अब इसका क्रॉस इससे कराना है, तो यानी कि ए प्लस बी का क्रॉस ए माइनस बी के साथ में दो डंडे खींचते हैं, आई माइनस जे और के। पहले जो पहला है उसके नंबर 2 3 4, फिर दूसरे वाले के 0 -1 -2। कोई समस्या? अब छुपन छुपाई खेलो और फाइंड करो, जैसे हमने फाइंड करा था। खिला देंगे, बिल्कुल खिला देंगे, छुपा देंगे, छुपा देंगे, छुपा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जे पे माइनस। क्या? अच्छा, ये माइनस ये, ना ना माइनस ही आएगा। आ गया -9 4 जी के -2 की के। अब वीडियो चल रही देखियो। हाँ चल गया, 1 घंटा 23 मिनट चलिए यार। ये क्या कह रही है? ये टीचू वाले बोलन भी लगा रे। टीचू नाम को साइड को क्वेश्चन खोला मैंने तो। टीचू ये ना TACHOO। सुना तो है। टेको, टेको क्या है? टीचू है, टेको है? एक हुआ, ठीक हुआ। मेरी एसएल किसके पास है? उसमें क्वेश्चन था ना ये। एसएल तुम्हारे पास है ना मेरी? एसएल अपूर्व तेरे पास है? एसएल कमल तेरे पे है? एसएल 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 अरोड़ा तेरे पास है? कोई नहीं करो। अब 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 गूगल बाबा की जय।
-2 रह जाएगा, वो प्लस 3 के पहले तो -2 के पड़ेगा। -2 -3 -0 -+। माइनस का जे प्लस का आ रहा है और ए भी माइनस का आ रहा है। जे तो माइनस है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता। कितना आ रहा भाई? 10i -4j -2i + 4j -2k। भाई कॉमन आ जाएगा ना। हां तो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। आई को छुपाया और इसको छुपाया, बचाइए। 3 × 2 3 × -2 कितना होगा? -6 -4 × -1 -1 -j 4 ही तो लिखा हुआ है। -j इसको छुपाया, 2 × -2 -4 4 × 0 0 प्लस k, इसको छुपाया 2 × -1 3 × 0। अब इसे फाइंड कर लो कितना आ रहा है। 2 -2i + 4j -2k। क्या हुआ भाई जी ये वाला? भाई जी -+ +4 -6 + 4 -2। सही है। तो अब लात मार रही है छोरी। भाई मगर आपने ये मतलब 6 पहले क्यों लिखा? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 नंबर का हाँ। अब क्या निकालना है? अब सुनो, मैं लेट कर रहा हूं इसको c के इक्वल -2i + 4j -2k। अब ये कितना बन जाएगा भाई? मैंने बोला कि जब दोनों के परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर, यानी इसके क्रॉस को क्या करना पड़ेगा? यूनिट। अब यहाँ क्रॉस कैप लगाऊंगा बुरा सा लगेगा, तो इसको सी मान लिया। सी का क्या फाइंड करना है? कैप करना। कितना आएगा? कैसे फाइंड करते हैं? सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। साइन की दिक्कत हो रही, ठीक कर ले। कौन से में कौन से पार्ट में? शांत। ये छुपाया 3 × -2 -6 -6। सुन ले अब, ये माइनस ये 4 × -1 -4, तो -6 -4 +4 -6 + 4 -2। ये छुपाया 2 × -2 और ये इंटू ये 0। फिर ये वाले छुपा लिए -2 0। जे को माइनस में नहीं भेजना। माइनस लिखा तो हुआ है, माइनस में ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, माइनस प्लस में गया था। अरे फाइंड करा सी कैप। ठीक है। अरे जब ना ठीक है पर तो रहा कर दिया। अरे कुछ पूछ रहा था आपसे। अरे वो पूछ, अरे ये सामने से आवाज ही नहीं, मैं पूछ रहा था। और आपने फिर उनको बता रहे हो, सुनिए। अरे ये क्या है? क्या है ये? क्या है बताओ? तांबा है। तांबा है कि क्या है ये? अच्छा, मैं की तो मूर्ति पूछ रही। नहीं वो तो हमें पता, राम जी की मूर्ति है। पता नहीं यार, मेटल इसमें ना अगर ये कुछ बनाते हैं तो कॉस्ट कटिंग के लिए सारे मिक्स कर देता है। हां वही मैं सुन रहा हूँ भाई। वो आउटर लेयर दे दी होगी कलर करके, बट कुछ फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेटल है। हाँ बता। ये रूट 16 आना चाहिए था। रूट 16 ही सही है। रुक जा। हां भाई तेरे पास यहाँ पर बत्तीस, ठीक है। इसको ना एक काम करना, इसको 2⁵ है ना ये, तो बाहर कितना जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। 4 √2 बना दे, तेरे ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
होगा भैया। रूट 24 आएगा नीचे लो। मैग्नीट्यूड कितना आया आपका? √32 आया होगा। 24 आएगा। 32 आया उसका तो। 24 आएगा लगा लो। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर और 4, हाँ 24 आएगा। गलती करी फिर तूने। 24 क्या होता है भाई? 4.9 कितना? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6। तो जो पेयर है बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, 6 बचा, 2√6 -2i + 4j -2k। सबके नीचे क्या जाएगा? 2√6। तो जगह -i/√6 + 2/√6 -1/√6। तो जो c कैप है क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a + b एंड a - b। जी, तो यहां पर हमारा सिर्फ वेक्टर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट वाला था ये क्वेश्चन पूरे वेक्टर्स में।